करेंगे लेक्चर नंबर 3 फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी हम कॉइल के नजदीक मैग्नेट को या तो लेफ्ट साइड में मूव करवाएंगे या राइट साइड में मूव करवाएंगे तो उसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स मीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने से वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये चीज हमने थ्योरेटिकली पढ़ी थी। तो इसको एक्सपेरिमेंटली फैराडे ने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था कि उसके अंदर जो फ्लक्स बन रहा है उसकी वजह से कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। फैराडे ने इसको दो लॉ में एक्सप्लेन किया था। जो फर्स्ट लॉ था वो था क्वालिटेटिव लॉ। क्वालिटेटिव लॉ के अंदर इसने सिर्फ ये बताया था कि जब भी कॉइल के नजदीक हम मैग्नेट को लेकर आते हैं तो उसमें फ्लक्स चेंज होगा। मींस व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जब भी चेंज होता है देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। कि जब भी हम इस कॉइल के नजदीक मैग्नेट को या तो नजदीक लेकर आएंगे या दूर लेकर जाएंगे तो उस टाइम पे इसके अंदर फील्ड लाइंस इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो उस टाइम पे इसका फ्लक्स चेंज होगा और जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। फिर ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यू। और इसके अंदर जो ये ईएमएफ इंड्यूस हुई है, जो करंट इंड्यूस हुआ है वो कब तक रहेगा? जब तक कि इसके अंदर फ्लक्स चेंज कंटिन्यू रहेगा। ईएमएफ के इंड्यूस होने के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। इंपॉर्टेंट है उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना कि एक सेकंड में अगर दो लाइंस जा रही तो नेक्स्ट सेकंड में 3 या फिर 1 होनी चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार बार चेंज होगी तभी यहाँ पर ईएमएफ कंटिन्यू रहेगी। अगर फ्लक्स का चेंज होना बंद हो गया, फिर जैसे मैग्नेट को हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी भी इसके अंदर से क्रॉस होगी लेकिन अब वो चेंज नहीं हो रही है तो ईएमएफ कितनी हो जाएगी? उस टाइम पे 0 हो जाएगी। तो फैराडे ने फर्स्ट लॉ में सिर्फ यही बताया था कि ईएमएफ इंड्यूस होगी। फैराडे के सेकंड लॉ में उसने जो ये ईएमएफ इंड्यूस हुई थी यहाँ पर उसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी। उसने क्या बताया था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये था फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे के सेकंड लॉ में उसने बताया कि जब भी ईएमएफ, जो भी ईएमएफ इंड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मीनिंग क्या होगा कि मान लिया जैसे ही हमने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है उस टाइम पे इसका टाइम हमने ऑब्जर्व किया, टाइम कितना था? t1। तो जैसे ही टाइम t1 है हम देखेंगे कि इस कॉइल के अंदर कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो उस टाइम पे हमने इसका फ्लक्स ऑब्जर्व किया तो इसका फ्लक्स कितना आया? 5-1। अब हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए इसको फिर मैग्नेट को आगे या फिर इसको पीछे मूव करेंगे तो उस टाइम पे हम इसका टाइम ऑब्जर्व करेंगे तो टाइम कितना हो गया? t2 टाइम हो गया। अब मैग्नेट को या फिर हमने जैसे मान लिया मैग्नेट को हम आगे लेकर आए t2 टाइम यहाँ पर हो गया तो अब उस टाइम पे हमने इसका फ्लक्स ऑब्जर्व किया तो इसका फ्लक्स कितना है? 5-2। तो जो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस हुई है कि मैग्नेट को जैसे ही नजदीक लेकर आए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे क्या इंड्यूस होगी? ईएमएफ इंड्यूस होगी और गैल्वेनोमीटर अपनी डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो जो ये ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दोनों फ्लक्स को हम माइनस कर देंगे, मींस चेंज इन फ्लक्स 5-2 - 5-1 और विद रिस्पेक्ट टू टाइम t2 - t1। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो फैराडे ने है उसने इसका मैग्नीट्यूड दिया था। उसने सिंपली ये बोला था कि जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा d∅dt। अब उसको ये इसने जो एक्चुअल इसका फॉर्मूला होता है E = -d∅dt। ये 2 इयर्स तक लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहा लेकिन इस
नेगेटिव साइन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर कि जब भी हम मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लेकर आएंगे तो ये जो मैग्नेट जैसे ही नजदीक आया तो ये कॉइल यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी अटेन करके इस मैग्नेट को रिपेल करेगी। इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे कि कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस हुआ है वही करंट अपने कोज को अपोज करता है। अब करंट का पोज क्या होगा, मैग्नेट का नजदीक आना। तो इस कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो करंट इस मैग्नेट के फर्दर मूवमेंट को अपोज करेगा। जैसे जैसे ये मैग्नेट नजदीक आएगा तो कॉइल की पोलैरिटी इस तरह से होगी कि वो मैग्नेट को वापस से रिपेल करेगी। ये चीज फैराडे एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो यही एक इसकी लिमिटेशन थी कि 2 इयर्स तक लगातार ट्राई करने के बाद भी उसने ये चीज नहीं एक्सप्लेन की कि ये अपोज क्यों करता है अपने ही कोज को। एक तो मैग्नेट के पास आने से कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है और वही करंट मैग्नेट को पास आने से रोक रहा है। तो ऐसा क्यों होता है ये फैराडे ने नहीं बताया। ये फैराडे की लिमिटेशन थी। अब ये तो थी इंड्यूस ईएमएफ, उसके बाद होगा इंड्यूस करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम ओम्स लॉ देखें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V = IR। तो I किसके इक्वल हो गया यहाँ पे V/R। अब यहाँ पे V क्या होगी, जो EMF इंड्यूस हुई है तो यहाँ पर हम लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ E / R। अब E की जगह वैल्यू पुट करेंगे हम d∅dt, d∅dt और R यहाँ पर पहले से ही है। तो ये हो गया करंट का मैग्नीट्यूड। सेम पॉइंट इसने करंट की डायरेक्शन नहीं बताई थी क्योंकि इसने ईएमएफ का ये नहीं बताया कि इसमें नेगेटिव साइन आएगा। तो इसने करंट की डायरेक्शन भी नहीं बताई थी कि करंट इसमें क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज।